Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit and I hope your preparation would have been going on very well। और आज हम आपके एफकेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करेंगे, ओके, जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। और जैसा कि आपको पता है कि एफकेट के एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस कई बार एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, तो आप प्लीज इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझना, ओके। और देखो, हम देखेंगे कि जैसे ही ये ईडियम्स और फ्रेजेस का क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हमारी राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हमको फॉलो करनी चाहिए, क्या और कैसे देखना चाहिए जिससे कि हम विद इन ए फ्यू सेकंड्स अपने फाइनल आंसर तक पहुंच जाएं, ओके। और देखो, इस टॉपिक को हम एक एमसीक्यू क्विज यानी कि टेस्ट की फॉर्म में कवर करेंगे, तो आप सभी क्वेश्चंस के अपने आंसर्स नीचे लिखते हुए जाना, आप इनको अटेम्प्ट करते हुए जाना और सभी क्वेश्चंस के एंड होने पर आप अपना टोटल स्कोर जरूर लिखना, ठीक है। देखो, इससे क्या होगा, एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये जो आप इंटरनेट पर मॉक टेस्ट सर्च करते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इसके फैमिलियर हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो उनको आप यहीं पर करेक्ट कर लेंगे जिससे कि एग्जामिनेशन में मेन डे पे मेन एग्जामिनेशन में आपसे गलती ना हो, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग, इसी टाइप की वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लीजिए, ओके। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज टेलीग्राम पर मैं आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्विजेस करवा रहा हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने के उनके बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं, ओके। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि एफकेट 1 2015 में पूछा गया है। देखो क्या है, इन व्हील एंड वो, ये ईडियम पूछा गया था 2015 में। और देखो इसका मतलब क्या होता है कि जॉय और सोरो की कंडीशन एक साथ होना, यानी कि खुशी और गम दोनों का एक साथ होना, इस तरीके की कंडीशन में किसी इंसान का होना, राइट। तो अब देखते हैं कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इसके मीनिंग के साथ में ज्यादा मैच हो रहा है। जो ज्यादा मैच हो रहा होगा, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा, वही हमारा आंसर होगा, राइट। चलिए ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, बाई हुक एंड क्रूक। तो बताओ, बाई हुक एंड क्रूक का मतलब जॉय और सोरो की एक साथ कंडीशन होना होता है क्या? नहीं होता है। तो बताओ ये ऑप्शन होगा क्या? नहीं, ये एलिमिनेट हुआ। ऑप्शन नंबर बी देखो क्या है, ड्यूरिंग इलनेस। तो ड्यूरिंग इलनेस बताओ कोई खुश रहता है क्या? वो तो हमेशा उसमें दुखी ही रहता है इलनेस में। तो बताओ ये होगा क्या? क्वेश्चन के हिसाब से होना चाहिए खुशी और गम दोनों एक साथ। तो बताओ ये होगा क्या? नहीं, ये भी एलिमिनेट होगा। हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचे 2। ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ऑपरेशन। देखो ऑपरेशन के दौरान, जैसे कि कोई मिलिट्री का ऑपरेशन हो या वैसा मेडिकल ऑपरेशन हो जो हमारी बॉडी का होता है, तो दोनों ही सिचुएशंस में खुशी और गम दोनों की सिचुएशन होती है क्या? नहीं होती है। तो देखो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इन प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। ये है हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो ये इसके साथ में बिल्कुल मैच हो रहा है। प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि और एडवर्सिटी मतलब दुखी की कंडीशन होना, यानी कि बेकार कंडीशन होना, ठीक है। तो बताओ हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ये एफकेट 1 2015 में पूछा गया था, ठीक है। देखो इस तरीके से करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जो कि एफकेट 1 2015 में ही पूछा गया है। देखो क्या बोल रहा है, ग्लोब ट्रोटर्स। देखो ग्लोब ट्रोटर्स का मतलब क्या होता है, वो व्यक्ति, वो पर्सन जो कि पूरे वर्ल्ड का भ्रमण करता हो, पूरे वर्ल्ड का ट्रेवल करता हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम ग्लोब ट्रोटर्स बोलते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसका मीनिंग इनमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, पीपल अगेंस्ट ग्लोबल फिलॉसफी। तो बताओ ये फिलॉसफी के बारे में बात कर रहा है और क्वेश्चन में किसके बारे में बात हो रही है? ट्रेवल के बारे में बात हो रही है। तो बताओ ये आंसर होगा क्या? नहीं, ये एलिमिनेट हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखो क्या है, पीपल इंडल्जिंग इन ट्रेचरी। तो देखो ट्रेचरी एक अलग चीज है और ट्रेवल करना एक अलग चीज है। तो बताओ ये मैच हो रहा है क्या? नहीं, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हुआ। ऑप्शन नंबर 3 देखो क्या है, इंटेलिजेंट माइंड्स। तो देखो ये ट्रेवलिंग और इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ मैच खा रहा है क्या? क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रेवलिंग हो रही है पूरे वर्ल्ड की और इंटेलिजेंट माइंड तो कहीं पे भी हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी ट्रेवल ही करेगा, इसका मतलब कोई ट्रेवल करना थोड़ी होता है। तो बताओ ये ऑप्शन होगा क्या? ये भी नहीं होगा, ये भी एलिमिनेट हुआ। बचा क्या? ऑप्शन नंबर 4। अभी देखो इसको भी चेक करेंगे, हो सकता है कि ये भी सही ना हो और हमको फिर ऊपर के 3 में से मोस्ट एप्रोप्रिएट लगाना हो जो कि इससे ज्यादा करीब हो, ज्यादा मैच हो रहा हो, राइट। तो देखो ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ट्रेवलर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो देखो इसका मतलब वही है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बताओ हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर आंसर। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसा करने से आपको मिलेंगे 3 नंबर। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करने हैं। देखो किस तरीके से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए जा रहे हैं और अपने फाइनल आंसर तक पहुंच रहे हैं। देखो बहुत कम टाइम लग रहा है, ये तो एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज जब आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये कुछ सेकंड्स का ही खेल है सारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि एफकेट 2020 में पूछा गया था। देखो क्या है क्वेश्चन, इसने इसको सेंटेंस की फॉर्म में लिखा है, ठीक है, सेंटेंस की फॉर्म में। ये यहाँ पर ईडियम है और ये एक सेंटेंस है, ये इससे मैच हो रहा है, ये इसका पार्ट है। तो इसने ये अपने सेंटेंस में इस कहावत यानी कि इस मुहावरे का इस्तेमाल किया है। ईडियम को क्या बोलते हैं हिंदी में? मुहावरे, ठीक है। अब देखो जब ये सेंटेंस में दिया हुआ हो तो ये हमारे लिए ईजी हो जाता है इसका मीनिंग निकालना, ठीक है। ये ईजी हो जाता है क्योंकि ये जो सेंटेंस है इसके फ्लो को हम देखते हैं और इससे मैच करते हैं, और जो इसका मीनिंग आता है वो हमारे दिमाग में बहुत तेजी से आ जाता है, हम उसको इजीली समझ लेते हैं, राइट। तो देखो क्या बोल रहा है, द साइट ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि कहीं पर जहां पर एक्सीडेंट हुआ था उसको देखने के बाद में इट मेड माई फ्लैश क्रीप। देखो फ्लैश का मतलब क्या होता है? हमारा गोश्त जो मांस होता है ना उसको हम फ्लैश बोलते हैं। तो एक्सीडेंट को देखने के बाद में देखो क्या हुआ, उसको घबराहट हुई, जैसे हम बोलते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए, परेशान हो गए एक तरीके से। अब देखते हैं इससे मिलता जुलता जो आंसर है वो कौन से ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन इससे मिलती जुलती बात बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? वोरिड मी। तो बताओ एक्सीडेंट को देख के कोई चिंता होती है क्या? ये इसके साथ में मैच कर रहा है क्या? ये जो बोल रहा है, देखो ये जो लाइन है ये इसके साथ में मैच कर रही है क्या? ये चिंता के बारे में बात कर रही है क्या? नहीं, ये बोल रही है कि घबरा जाना, मतलब जैसे एक तरीके से रोंगटे खड़े हो जाना, ठीक है। तो ये तो हमारा नहीं होगा, ये हुआ एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर 3 देखो क्या है? कंफ्यूज्ड मी, राइट। देखो इससे कंफ्यूजन होता है क्या? कंफ्यूजन तब होता है जब कोई पर्सन कई प्रॉब्लम्स को कर रहा होता है और उसमें फिर उसके सामने असमंजस की सिचुएशन होती है, तब वो कंफ्यूज होता है डिसीजन लेने में। तो बताओ इसमें ये कंफ्यूज्ड मी वाली जो मीनिंग है, इसका जो मीनिंग है ये इसके साथ में मैच हो रहा है क्या? नहीं, ये भी एलिमिनेट हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखो क्या है? ड्रू माई अटेंशन। हाँ, अटेंशन तो जाएगा, लेकिन ये जो मीनिंग है, ये जो बोल रहा है क्वेश्चन में जो बोल रहा है, इसका मीनिंग अटेंशन से रिलेटेड है क्या? नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? फ्राइटन्ड मी। हाँ देखो इससे हम डर गए थे, घबराहट हो गई थी उसको जब उसने एक्सीडेंट को देखा, एक्सीडेंट की जो भयावह वहाँ की सिचुएशन थी उसको देख के वो बहुत ही डर गया, मतलब उसके होते ना जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं एक तरीके से। इट फ्राइटन्ड मी। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर एंड इट वाज आस्क्ड इन एफकेट 2020, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी एफकेट 2020 में पूछा गया था, यही था, देखो इसी तरीके से था, सेंटेंस के फॉर्म में था। देखो जब सेंटेंस होता है तो हमको इसका मीनिंग निकालना और इसको इन ऑप्शन से रिलेट करना बहुत आसान हो जाता है, राइट। तो देखो क्या बोल रहा है? आई जस्ट पेड हिम ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होता है? देखो हम लोग बोलते हैं कि भाई ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो मेरे लेफ्ट हैंड का खेल है। तो हम कब बोलते हैं? जब उस काम की हमारी नज़रों में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, वो बहुत ही हल्का होता है, आसान होता है, हमारी नज़रों में उसकी कोई रेस्पेक्ट नहीं होती है, तब हम बोलते हैं ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ओके, तो देखो क्वेश्चन में बोल रहा है आई जस्ट पेड हिम ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, यानी कि उस पर ज्यादा उसने ध्यान नहीं दिया। तो देखो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है एन ऑनेस्ट। तो बताओ एन ऑनेस्ट इसके साथ में मैच कर रहा है क्या? लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट के साथ में इसका जो मीनिंग है उसके साथ में मैच कर रहा है क्या? नहीं, तो ये हुआ हमारा एलिमिनेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ए वेल डिजर्व्ड। ये तो इसका बिल्कुल उल्टा है, राइट। ये तो उसको इंपोर्टेंस ही नहीं दे रहा है। देखो क्वेश्चन में लेफ्ट हैंडेड है ना, तो देखो कोई इंपोर्टेंस नहीं है, उसको कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जा रही है। लेकिन ऑप्शन में क्या बोल रहा है? ए वेल डिजर्व्ड, यानी कि जिसकी इंपोर्टेंस है वो डिजर्व करता है। तो बताओ ऑप्शन नंबर बी होगा क्या? ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? ए फ्लैटरिंग, यानी कि चापलूसी। तो बताओ चापलूसी का जो मतलब है वो इससे मैच हो रहा है क्या? नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखो क्या है? एन इनसिंसियर। हाँ देखो इनसिंसियरिटी है, ये हम सिंसियरिटी शो नहीं कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उसने उसको लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट दिया, राइट। तो यानी कि उसने इनसिंसियर बिहेवियर किया, उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एफकेट 2020। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, इस तरीके से हमको ये ऑप्शंस एलिमिनेट करके अपने फाइनल आंसर तक जाना है, राइट। और देखो ये आपके एफकेट के लिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग इन दोनों की हम सीरीज कवर कर रहे हैं और ये ऑलमोस्ट समाप्ति की कगार पर हैं। हमने इनमें सभी टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा था, मैथमेटिक्स को तो बहुत ही अच्छे से समझा था। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, हमने उनके सभी सिनेरियोज को हमने कवर किया था, ओके। और बहुत ही अच्छे से हमने कवर किया है। जिसकी मैथ बिल्कुल कमजोर है उसको भी वो बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं, और जिनके अंदर वो फोबिया था और जिन्होंने वो क्लासेस देखी हैं उनका वो फोबिया भी निकल चुका है, ठीक है। तो यदि आपने ये क्लासेस अभी तक नहीं लगाई हैं तो जरूर लगा लीजिए। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर दिया हुआ है, ओके। और देखो आगे आने वाली क्लासेस में हम जीके के जो भी सेट पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में, उनको हम कवर करेंगे। और हमने साइड बाय साइड डिफेंस करंट अफेयर्स भी कवर कर दी हैं, जिनसे कि डिफेंस से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है जो कि उसने एफकेट 1 2015 में पूछा है। देखो क्या है क्वेश्चन, ईडीएम क्या है, स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल्स। देखो स्क्वायर पेग्स, पेग्स का मतलब क्या होता है, एक तरीके से खूंटा, ठीक है। तो स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल्स, तो देखो राउंड होल ये ऐसे इस तरीके से सर्कुलर फैशन में होगा, और स्क्वायर कैसे होगा, ये देखो ऐसे फैशन में होगा, इस तरीके के डिजाइन में होगा। तो देखो ये जो स्क्वायर शेप में जो फिगर है ये इस सर्कल में कंप्लीटली फिट होती है क्या, बताओ होगी या नहीं होगी। सर्कल में देखो सर्कल की शेप वाली आकृति ही अच्छे से फिट होगी, जैसे कि एक बंदूक की नाल में जो गोली होती है, देखो वो नाल भी उसकी सर्कुलर फैशन में होती है और गोली भी सर्कुलर फैशन में होती है, तो उसमें देखो आसानी से फिट होती है नहीं होती है। अब यदि हम उसमें एक रेक्टेंगल फॉर्म में गोली लगाएं तो बताओ वो उसमें फिट होगी क्या, नहीं होगी। तो क्या है वो अनफेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल सिचुएशन है, वो उसमें फिट नहीं बैठ रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये है स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल्स, ठीक है। अब चलो देखते हैं ऑप्शंस, देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसके साथ में ज्यादा मैच हो रहा है। देखो ऑप्शन नंबर ए क्या है, ए जेन्युइनली हेल्पफुल पर्सन, तो बताओ इसका मतलब ये है क्या, स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल्स का मतलब ये है क्या, ए जेन्युइनली हेल्पफुल पर्सन, नहीं। तो ये हमारा आंसर होगा क्या, नहीं, ये हुआ एलिमिनेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ए क्लेवर पर्सन, तो बताओ इसका मतलब एक क्लेवर पर्सन होगा क्या, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो बताओ उसका मतलब क्लेवर पर्सन से है क्या, कुछ नहीं होगा, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हुआ। ऑप्शन नंबर डी क्या है, टू बी परप्लेक्स, तो बताओ टू बी परप्लेक्स का मतलब ये होता है क्या, अनफेवरेबल कंडीशन, नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखो क्या है, पीपल इन द रॉन्ग जॉब्स, ये है इसका एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर, ठीक है। वो पर्सन जिसकी उस जॉब के बारे में उसके पास में वो एबिलिटीज नहीं है, वो उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको ऐसी जॉब में हमको भेजा जा रहा है जो कि उसमें फेवरेबल नहीं है, उसके लिए वो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं। तो बताओ हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इट विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। एफकेट 1 2015 में पूछा गया था। और देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी एफकेट 1 2015 में पूछा गया था। देखो क्या है, इस सर्टेन लेक्चर, तो देखो ये लेक्चर है, लेक्चर से हमको क्या पता चल रहा है, बोलने से रिलेटेड कोई बात हो रही होगी, ठीक है। लेक्चर हो रहा है यानी कि बोल रहे हैं, तो चलो देखते हैं ऑप्शंस, देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। टू स्पीक प्लेनली, देखो ये हो सकता है, लेक्चर है, स्पीक है, ठीक है, बोलने से रिलेटेड है, लेकिन चलो देखते हैं, हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगाना है। ऑप्शन नंबर बी देखो क्या है, वल्गर आइडियाज, देखो ये है आइडियाज, ये है सोचने से रिलेटेड, हमारे माइंड से रिलेटेड, लेकिन ये है बोलने से रिलेटेड, तो बताओ ये मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये होगा एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, प्राइवेट स्कोल्डिंग ऑफ ए हस्बैंड बाय हिज वाइफ, ठीक है, इसको भी चलो चेक करते हैं। और देखो ऑप्शन नंबर डी क्या है, हेट अदर्स, तो बताओ इसका मतलब लेक्चर देने का मतलब हेट अदर्स होता है क्या, नहीं होता है। देखो टू स्पीक प्लेनली भी इसका मीनिंग नहीं होगा, उसने देखो इसी वजह से ये ऑप्शन नंबर ए में डाला है कि लेक्चर और स्पीक इसको बच्चे रिलेट करेंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा। बच्चे इसको टिक करके आएंगे और उसके ट्रैप में फंसेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्राइवेट स्कोल्डिंग ऑफ ए हस्बैंड बाय हिज वाइफ, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमको ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपने फाइनल आंसर तक जाना है, और आप प्लीज लाइक और शेयर जरूर करते जाइए और अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज, जो कि उसने एफकेट 2 2020 में पूछा था। देखो सेंटेंस के फॉर्म में ही है, क्या दिया हुआ है, द पार्टी स्टालवर्ड्स हैव एडवाइज द प्रेसिडेंट टू टेक इट लाइंग डाउन फॉर ए वाइल, ठीक है। देखो पार्टी स्टालवर्ड्स ने प्रेसिडेंट को ये एडवाइस दी कि भी इसको लाइंग डाउन करो जस्ट फॉर ए लिटिल वाइल, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। ओके देखो लाइंग डाउन का मतलब हम क्या समझते हैं अपनी डेली लाइफ में, लेट जाना, झुका देना, किसी चीज को गिरा देना, शट डाउन कर देना, ठीक है, यही होता है ना इसका मतलब। देखो लाइंग डाउन का मतलब, अब देखो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, टू शो नो रिएक्शन, ठीक है। अभी चलो देखते हैं ये मैच हो रहा है यानी। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्या बोल रहा है, टू टेक रेस्ट। अब देखो इसमें ज़्यादातर बच्चे इसके ट्रैप में फंस जाते हैं और ये वाला आंसर लगा देते हैं, क्योंकि लाइंग डाउन मतलब हम लेट रहे हैं, तो यानी कि सोने के लिए जा रहे हैं या हम रेस्ट लेने के लिए लेटे हैं बेड पर, तो इसमें फंस जाते हैं, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, टू बी कॉशियस, तो बताओ इसका मतलब होगा क्या, लाइंग डाउन का मतलब कॉशियसनेस होता है क्या, कॉशियसनेस का मतलब तो होता है सतर्कता, चौकन्ना रहना, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखो क्या है, टू बी ऑन द डिफेंसिव, देखो ये पार्टी चल रही है तो पार्टी में बोला जा रहा है, वहां पे कोई युद्ध थोड़ी हो रहा है, कोई वॉर थोड़ी हो रही है कि वहां पे भी उनको डिफेंसिव होने की जरूरत है, राइट। उसमें स्टालवर्ड्स ने प्रेसिडेंट को ऑर्डर दिया है, उसको एडवाइस दी है कि भाई थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए लाइंग डाउन कर दो, यानी कि उसको रोक दो जो भी काम वहां पे हो रहा है, पार्टी जो हो रही है। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा क्या, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, टू शो नो रिएक्शन, ओके ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, टू शो नो रिएक्शन। उसने बोला पार्टी जो हो रही थी
टेक इट लाइंग डाउन फॉर ए वाइल, ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसको रोक दो, यानी कि कोई रिएक्शन शो मत करो, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इट विल बी आर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये FCAT 1 2020 में पूछा गया है, क्या बोल रहा है? गेट इनटू हॉट वाटर। देखो हॉट वाटर का मतलब क्या होता है? हॉट सिचुएशन। हम जैसे बोलते हैं ना कि भाई सिचुएशन हीटेड अप हो रही है, वहां का एनवायरनमेंट हीटेड अप हो रहा है, अनस्टेबिलिटी हो रही है, तो हॉट वाटर मतलब डिफिकल्टी में होना, डिफिकल्टी की सिचुएशन में होना। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है टू स्विम इन द डीप वाटर। तो देखो हॉट वाटर में होना यानी कि डिफिकल्टी में होने का मतलब ये होता है कि डीप वाटर में होना, वो स्विम कर रहा है, तैर रहा है, तो डिफिकल्टी में थोड़ी अपनी मर्जी से तैर रहा है वो, राइट। तो देखो ये नहीं होगा, ये हमारा एलिमिनेट हुआ। ऑप्शन नंबर बी क्या है? टू थिंक ओवर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। देखो थिंक करना एक अलग बात है और डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस करना अलग बात है। थिंक तो एक जो स्ट्रेटजी वाला रूम है उसमें भी सोच सकते हैं, भाई कोई वॉर हो रही है उसकी प्लानिंग हो रही है, तो जो थिंक कर रहा है वो डिफिकल्टी में नहीं है इतना ज़्यादा, जितना जो फेस कर रहा है उसको ऑन द स्पॉट, वहाँ पर जो ग्राउंड पर जो फेस कर रहा है वो डिफिकल्टी में है। तो बताओ ये होगा क्या? ये भी नहीं होगा, ठीक है। और देखो फोर्थ ऑप्शन क्या है? टू डिस्कस ए बर्निंग टॉपिक। ये डिस्कस कर रहे हैं बर्निंग टॉपिक को, ये डिफिकल्टी में नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? टू गेट इनटू डिफिकल्ट सिचुएशन, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। देखो बेटा लाइक और शेयर जरूर करते जाओ, लाइक और शेयर करोगे जैसा आपका रेस्पॉन्स रहेगा उसी के हिसाब से मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में इसी टाइप के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करवाऊंगा और इसी तरीके से प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि FCAT 1 2015 में पूछा गया था। देखो क्या है, क्या बोल रहा है? इन ए जिफी। देखो इन ए जिफी, जिफी का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम बहुत तेजी से, बहुत ही छोटे से ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होना, बहुत ही कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम होना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इन ए जिफी, यानी कि हरी में होना, बहुत ही जल्दी में होना। अब चलो देखते हैं ये मीनिंग इन चारों में से कौन सा ऑप्शन रखता है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब बहुत जल्दी में होना होता है क्या? नहीं। तो बताओ ये ऑप्शन होगा क्या? नहीं, ये हुआ हमारा एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर सी है इन ए फिक्स। इन ए फिक्स का मतलब होता है बहुत ही तगड़ी डिफिकल्टी में होना। तो देखो डिफिकल्टी में होना और जल्दी में होना दोनों में अंतर है, तो ये हमारा आंसर होगा क्या? ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखो क्या है? एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट इन ए जिफी का जो मीनिंग है उससे मैच कर रहा है क्या? नहीं, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। सडनली, सडनली का मतलब होता है देखो बहुत ही कम टाइम में अचानक होना। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। वही मीनिंग है जो क्वेश्चन का है, जो इडियम का है, इन ए जिफी, यानी बहुत ही कम टाइम के लिए, सडनली, ऑल ऑफ सडन, बहुत ही कम टाइम के लिए, राइट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दिस विल बी आवर आंसर एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन FCAT 1 2015, राइट। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि FCAT 1 2015 में ही पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन? अप टू द हिल्ट। देखो अप टू द हिल्ट का मतलब होता है अप टू द मैक्सिमम लेवल, जो कि उसका एक्सट्रीम एंड होता है, पूरा अच्छे से कंप्लीटली, ठीक है। अब चलो देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखो क्या है? अप टू द मार्क। देखो अप टू द मार्क का होता है एक एवरेज, एक एवरेज पॉइंट का, हाँ भी कम से कम वहाँ तक तो होना ही चाहिए, राइट, एक मार्क पॉइंट तक होना ही चाहिए। लेकिन ये तो बोल रहा है एकदम मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल तक, अप टू द हिल्ट, ऑलराइट। तो देखो ऑप्शन नंबर बी होगा क्या? नहीं, ये हुआ हमारा एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर डी में है नन ऑफ दीज, तो इसको अभी हम देखते हैं, यदि इन तीनों में से कोई सा मैच नहीं हो रहा होगा तब हम फोर्थ पर जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या है? अप टू द फाइनल डिसीजन। ये देखो डिसीजन तक जा रहा है, अप टू द फाइनल डिसीजन, लेकिन ये जो बोल रहा है ना अप टू द हिल्ट, ये इंटेंसिटी बता रहा है उसकी कि पूरा एकदम पीक तक जाना है, पूरा कंप्लीटली, डोंट लीव एनीथिंग मिस्ड, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए क्या है? कंप्लीटली। तो देखो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दिस विल बी आवर आंसर। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, और जब ए हो गया तो नन ऑफ देम का तो मतलब ही नहीं बनता है। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। और देखो आगे आने वाली क्लासेस में हम जीके के वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जिनसे कि सेट पैटर्न के हर बार आपके FCAT के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आपके कोई भी टॉपिक मिस नहीं होने चाहिए। उसके लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियो, सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी वीडियो मिस ना हो, राइट। अब जो भी दिन बचे हैं उसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा कवर करवाऊंगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि FCAT 1 2015 में पूछा गया था। देखो क्या है? सैंग फ्रॉइड। देखो सैंग फ्रॉइड का मतलब ये होता है कि बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में होने के बावजूद भी आदमी कूल और कंपोज रहे, ठीक है, कूल माइंडेड रहे और थोड़ा बुद्धिमत्ता से काम ले, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। अब चलो देखते हैं ऑप्शंस में, देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है?
गो ऑन लीव, तो देखो गो ऑन लीव का मतलब डिफिकल्ट सिचुएशंस में कंपोज और कूल रहना होता है क्या, नहीं होता है, तो ये ऑप्शन हुआ हमारा एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर डी क्या है, मेक एन अटेम्प्ट, तो देखो मेक एन अटेम्प्ट का मतलब कूल एंड कंपोज रहना होता है क्या इन द डिफिकल्ट सिचुएशंस, नहीं, तो ये भी एलिमिनेट। तीसरा क्या है, चेंज सडनली, चेंज सडनली का मतलब ये होता है क्या, नहीं, ये भी एलिमिनेट। कंपोजर, कंपोजर का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कूल एंड कंपोज्ड रहना, ठीक है। तो देखो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो देखो इस तरीके से हमको ये ऑप्शन एलिमिनेट करके अपने फाइनल आंसर तक जाना है, राइट। ये पूछा गया है एफकेट 1 2015 में, और देखो इनको आप लाइक और शेयर जरूर करते जाओ और अपने आंसर्स नीचे लिखते जाओ, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि एफकेट 1 2015 में ही पूछा गया था। क्या बोल रहा है, मैन ऑफ लेटर्स। देखो मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होता है, वो पर्सन जो कि लिटरेचर के फील्ड में बहुत अच्छी ख्याति प्राप्त है उसको, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया है उसने, ठीक है, वेल नोन है, इंपॉर्टेंट पर्सन है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, ठीक है। अब देखो ऑप्शंस देखते हैं, क्या बोल रहा है, हु राइट्स टू मैनी लेटर्स, तो बताओ ये होगा क्या, नहीं होगा, बिकॉज देखो लेटर्स लिखना एक अलग बात है, लेटर्स तो एक 10वीं क्लास का बच्चा भी लिख सकता है और बहुत सारे लिख सकता है, उसको बोल दें कि भी आपको 1000 लेटर्स लिखने हैं तो वो लिख देगा, तो बताओ उसको ये लिटरेचर के फील्ड में कोई ख्याति प्राप्त हो जाएगी क्या, उसको वो ऑनर, वो स्टेटस प्राप्त हो जाएगा क्या, नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देखो क्या है, एन इंपॉर्टेंट पर्सन। देखो इंपॉर्टेंट पर्सन तो काफ़ी फील्ड्स में होते हैं, पॉलिटी में होते हैं, साइंस में होते हैं, डिफेंस में होते हैं, जब आप एक ऑफिसर बन जाओगे तो आप भी एक इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाओगे, लेकिन उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, लिटरेचर से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, मैन ऑफ लेटर्स, तो बताओ ऑप्शन नंबर बी होगा क्या, नहीं, ये भी एलिमिनेट हुआ। तीसरा क्या है, पॉलिटिशियन, देखो पॉलिटिशियन होते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, लेकिन ये लिटरेचर के फील्ड में होते हैं क्या, नहीं, ये भी एलिमिनेट हुआ। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ए लिटरेरी पर्सन। ए लिटरेरी पर्सन का मतलब होता है वो पर्सन जिसको लिटरेचर के फील्ड में स्टेटस प्राप्त है, बहुत ही अच्छा उसका काम रहा है और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन रहा है, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद, ये देखो लिटरेचर के फील्ड में इनका बहुत अच्छा नाम है, आज भी हम इनकी जो नॉवेल्स हैं उनको पढ़ते हैं और याद रखते हैं, ठीक है, तो ही इज मैन ऑफ लेटर्स इन इंडियन लिटरेचर। ऑलराइट, चेतन भगत हो गए, देखो इनको हम बोल सकते हैं मैन ऑफ लिटरेचर, रस्किन बॉन्ड हो गए, इनको हम बोल सकते हैं मैन ऑफ लिटरेचर, ठीक है, तो इस तरीके से करना है। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, जो कि एफकेट 1 2020 में पूछा गया था। क्या बोल रहा है, रेन, कैट्स एंड डॉग्स। ये तो देखो आप में से ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, ये तो बहुत बार पढ़ा हुआ है। देखो इसका मतलब होता है हैवीली रेन, बहुत ही तगड़ी बारिश होना, इसका मतलब ये होता है, राइट। लेकिन फिर भी देखो जिन बच्चों को नहीं पता है वो इसमें फंसेंगे, क्योंकि बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो ऐसे सेट किए हुए हैं उसने कि वो इस वाली लाइन से इसको मैच करेंगे और इसमें फंसेंगे, उसके जाल में फंसेंगे, ठीक है। देखो बी ऑप्शन में क्या है, टू फाइट इन रेन, तो टू फाइट इन रेन भी नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है, रेन वाटर वेस्टेज, तो ये भी हमारा इसका आंसर नहीं होगा। और तीसरे में क्या बोल रहा है, कैट्स एंड डॉग्स की फाइट, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, रेन हैवीली, बहुत ही तगड़ी बारिश होना, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये भी एफकेट 1 2020 में पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, एट डैगर्स ड्राउन। देखो डैगर्स ड्राउन का मतलब क्या होता है, डैगर्स का मतलब होता है छुरा, चाकू, ठीक है। तो यानी कि दो लोगों के बीच में चाकू तन जाना, ऐसी दुश्मनी होना, बोलते हैं ना 36 का आंकड़ा होना, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही जबरदस्त हॉस्टिलिटी होना। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये मीनिंग है, कौन सा ऑप्शन इस मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में देखो क्या है, टू थ्रो डैगर्स, तो देखो डैगर्स को थ्रो करना, फेंकने का मतलब कोई दुश्मनी थोड़ी होता है, उसमें तो ये है कि भाई हमने फेंक दिया तो दुश्मनी छोड़ दी, तो बताओ ये ऑप्शन होगा क्या, नहीं, ये हुआ एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर सी देखो क्या है, टू बी कंफ्यूज। अब बताओ दो लोगों के आमने सामने चाकू तने हुए हैं तो उसमें कंफ्यूजन की सिचुएशन होती है क्या, ये कंफ्यूज होना उससे मैच हो रहा है क्या, नहीं, ये भी नहीं होगा। टू थिंक डीपली, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, टू बी बिटरली हॉस्टाइल, ये होगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, तो देखो इस तरीके से हमने एफकेट के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करे हैं, और आगे आने वाली क्लासेज में हम इसी टाइप के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, तो आपकी आगे आने वाली कोई भी क्लास, कोई भी वीडियो मिस नहीं होने चाहिए, उसके लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ऑलराइट, सो कीप ऑन स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन, देन फॉर एसएसबी, एंड बाय फॉर नाउ।